नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। हम पढ़ रहे थे यहाँ का आर्थिक जीवन सिंधु सरस्वती सभ्यता का, जिसमें हमने कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यहाँ का व्यापार। ध्यान रखना मित्रों, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी उसका अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान कृषि का नहीं था, किसका था? व्यापार का था। ये ग्रामीण नहीं नगरीय थी, दो चीजें ध्यान रखना। तो व्यापार के अगर बारे में चर्चा करें तो विदेशों में भी इसका व्यापार चलता था। यहां से विदेशी व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया उस समय की सभ्यता थी जो कि गजला और फरात ईरान इराक में थी। सुमेरियन बेबीलोनिया मिस्र आदि के साथ व्यापार होता था। आदि के साथ में व्यापार होता था। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार ही था। मुख्य आधार क्या था? व्यापार था। अब कुछ चीजें यहाँ से जो दूसरी स्थानों से मंगवाई जाती थी, आयात की जाने वाली वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन कौन सी चीजें हैं जो दूसरी स्थानों से मंगवाते थे? नंबर 1 कल आता आपके तांबा। ये तांबा आता था राजस्थान से। झुंझुनू जगह है खेतड़ी, वहां से क्या मंगवाते थे? तांबा। और दूसरा स्थान होता ओमान का, यहाँ से भी क्या मंगवाते थे? तांबा मंगवाया जाता था। बात करें सोने की, हड़प्पा निवासी सोना कहाँ से आयात करते थे? इसका उत्तर होगा आपका कर्नाटक। सोने की खानें कहाँ थी उस समय? कर्नाटक राज्य के अंदर। एक आता है टिन। तांबे के साथ में टिन मिला करके कांस्य बनाया जाता था। कांस्य एक बर्तन होता है, कांस्य का बर्तन जिसे कहते हैं, पीले रंग वाला। तो टिन था, ये कहाँ से मंगवाते थे? एक तो मंगवाते थे आपके अफगानिस्तान, एक मंगवाते थे इराक, ईरान। यहाँ से टिन मंगवाया जाता था। नेक्स्ट आता है बहुमूल्य पत्थर। जो कीमती पत्थर थे वो आपके गुजरात से आयात किए जाते थे। ये तो यहाँ का व्यापारिक जीवन, जिसमें तांबा राजस्थान और ओमान देश से आता था, सोना कर्नाटक से, टिन था जो अफगानिस्तान और इराक ईरान से, बहुमूल्य पत्थर जो था वो गुजरात से आयात किया जाता था। व्यापारिक और आर्थिक जीवन। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ की शिल्पकला। शिल्पकला होती है जो चीजें हस्तकला के माध्यम से निर्मित की जाती है। हाथों से बनाई चीजें शिल्पकला के अंतर्गत आएगी। शिल्प कला कुम्हार द्वारा चाक की सहायता से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें
मृदभांड कहा जाता था। मृद बोले तो मिट्टी, मृदा, भांड कहते हैं बर्तनों को। तो कुम्हार जो चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें क्या नाम दिया गया? मृदभांड। तो यहाँ के मृदभांड लाल और काले रंग से रंगे भी जाते थे और उनके ऊपर सुंदर कलाकृतियां भी की जाती थी। उसी प्रकार की एक प्रमाण मिलता है लोथल से, जो गुजरात में था। वहाँ पर एक मृदभांड मिला था जिसके ऊपर कौवा और लोमड़ी के चित्र बनाए गए थे, और उसी को ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र के अंदर सम्मिलित किया था। कौवे और लोमड़ी वाली कहानी, जिसमें होता क्या, एक चालाक लोमड़ी थी, एक दिन उस जंगल में घूम रही थी। उसने देखा कि एक पेड़ की डाली पर कौवा बैठा हुआ है। कौवे के चोंच के अंदर रोटी का टुकड़ा था। तो लोमड़ी ने सोचा कि मैं चालाक हूँ और इस कौवे को मूर्ख बनाया जाए। उसने कहा, ओ कौवे भाई, मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी सुरीली है, क्यों ना मुझे एक गाना सुनाया जाए। इतनी प्रशंसा करी तो कौवे का जो अभिमान था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। खुशी खुशी उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोला। अब कौवे की आवाज़ कैसी होती है संगीत के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं। और उसी समय रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया था। लोमड़ी ने उठाया और वहाँ से चल दिया। कौवे को अपने बिना सोचे समझे कार्य करने के ऊपर बहुत ही पछतावा हुआ था। वही प्रकार के जो चित्र थे लोथल के अंदर एक मृदभांड के ऊपर उकेरे गए थे। उसी कहानी को विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र में लिखा गया था। अच्छा, पंचतंत्र में है क्या? पंचतंत्र के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ और सर्वाधिक भाषाओं के अंदर इस पंचतंत्र का अनुवाद दुनिया भर में हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ता है इसमें शिल्पकला में धातुओं को गलाने की भट्टियां थी। भट्टियों में धातुओं को गला करके नए आभूषण, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। यहाँ के लोग कांस्य का उपयोग सर्वाधिक करते थे। सबसे ज्यादा कौन सी धातु उपयोग में ली गई? कांस्य। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहे के बारे में इनको जानकारी कतई नहीं थी। तो सीधा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी इनमें से किसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे? तांबा, सोना, कांस्य और लोहा। उत्तर क्या होगा आपका? लोहा। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग में ली थी? तांबा। हड़प्पा के निवासी अधिकतर किसका उपयोग लेते थे? कांस्य का। लेकिन किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। दूसरा, यहाँ के निवासी घोड़े से भी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा लिपि, यहाँ के निवासियों की लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। जैसे जो लोग देख नहीं पाते हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए जो लिपि होती है वो कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि, जिसमें अक्सर उभरे हुए होते हैं। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी। उसी प्रकार हड़प्पा निवासी अपने जो स्वांत करते थे, आपस में बातचीत करते थे, संदेश पहुंचाते थे, उस समय कौन सी लिपि काम में ली जाती थी? उसी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिपि थी यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि।
कैसी लिपि थी मित्रों? भाव चित्रात्मक लिपि। चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया जाता था, जिसे हम क्या कहेंगे? भाव चित्रात्मक लिपि। लिपि में पशु पक्षी व पेड़ों का उपयोग सर्वाधिक हुआ था। यानी जो चित्र बनाए जाते थे उसके अंदर सबसे ज्यादा उपयोग किसके चित्र होते थे? पशु पक्षी और पेड़ पौधों के। जो मूल वर्ण थे यहाँ के, मूल वर्ण लिपि के, वो थे आपके 64। अन्य थे या अभी तक ज्ञात है वो आपके 250 से 400 वर्णाक्षर। तो कितने वर्णाक्षर या चित्राक्षर मिले अभी तक? 250 से 400। लेकिन मूल वर्ण कितने थे इस लिपि में? 64 थे। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। आज तक पढ़ नहीं पाया कि इस लिपि के अंदर क्या लिखा हुआ है। इतिहासकारों ने खूब प्रयत्न किए, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया था। अगला यहाँ की मोहर है। मोहरें क्या होती है? ध्यान रखना, मोहरों का संबंध कतई मुद्रा से नहीं था, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा नहीं थी। तो फिर इन मोहरों का उपयोग कहाँ करते थे? तो जब सामान पैकिंग होने के बाद दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था, उसको सुरक्षित रखने के लिए सामान को पैक करके उसके मुंह के ऊपर मिट्टी लगा दी जाती थी, और फिर मिट्टी लगाने के बाद में इनके पास जो मोहरें बनी हुई थी, उन मोहरों के ऊपर चित्र बने हुए थे, उनको मिट्टी के ऊपर ठप्पा लगाया जाता था, जिसके कारण जो मोहर के ऊपर चित्र थे वो मिट्टी के ऊपर बन जाते थे। अब अगर उस सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता था, तो ये तय था कि मिट्टी के ऊपर जो मोहरें बनी हुई है वो टूट जाएगी, चित्र है वो बिखर जाएंगे, तो पता चलेगा कि सामान में कुछ तो गड़बड़ी है। तो व्यापारिक सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए किसका उपयोग लिया जाता था? मोहरों का लिया जाता था, न कि मुद्रा के रूप में। सामान को सुरक्षित लाने व ले जाने के लिए मोहरों का उपयोग किया जाता था। मोहरों के आगे व पीछे के भाग पर चित्र बनाए जाते थे। क्या बनाते थे? चित्र। चित्रों में देवताओं व पशुपति, सेवक, मातृदेवी, आदि को बनाते थे। मोहरों के जो चित्र थे वो किस किस के हुआ करते? एक देवताओं के, पशुपति, शिव और मातृदेवी। बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखना, मातृदेवी। उदाहरण के लिए जो आज की लोक देवी है, उसी प्रकार उस समय भी मातृदेवी थी। हड़प्पा का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज भी था। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो मूर्तियां मिली है पुरुषों की नहीं मिल करके मातृदेवियों की मिली। इसका मतलब है कि समाज के अंदर बोलबाला सबसे ज्यादा किसका था?
महिलाओं का था, पुरुषों की कम चलती थी। तो समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। राज किसका था? लुगाइयों का, ध्यान रखना। अगला है कालीबंगा व कालीबंगा से मेसोपोटामिया, व लोथल से फारस की मोहर मिली। कालीबंगा से कहाँ की मोहर मिली थी? मेसोपोटामिया। लोथल से कहाँ की मिली थी? फारस। किसका मतलब है कि यहाँ से मेसोपोटामिया और पश्चिमी एशिया के साथ में व्यापार भी किया जाता था, तभी मतलब यहाँ पर मोहरें मिली। या तो फिर यहाँ के व्यापारी मेसोपोटामिया गए होंगे जिसके कारण वहाँ की मोहर ये साथ में लेके आए, या फिर मेसोपोटामिया के निवासी यहाँ आए थे तभी वो अपने साथ में लाए थे। कुल मिलाकर ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं के मध्य व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया की मोहरों में हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के लिए या हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मेलुआ कहा गया। हड़प्पा सभ्यता थी उसे मेलुआ, या फिर यहाँ के निवासियों को मेलुआ कहा गया, नाविकों का देश। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा या हड़प्पा के निवासियों के लिए कौन सा शब्द मिलता है? मेलुआ। कौन सा मिलता है? मेलुआ। अब तक 2000 मोहरें मिल चुकी है। सिंधु सभ्यता में जब खोजबीन का कार्य किया गया, अब तक कितनी मोहरें मिली है? यहाँ से 2000। और सर्वाधिक कहाँ से मिली है? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अब तक लगभग 2000 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई थी और सर्वाधिक मोहरें थी लगभग 500 के आसपास, वो मिली थी आपके मोहनजोदड़ो से। ये था यहाँ का मोहरों से संबंधित जानकारी। तो सामान को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के निवासियों ने मोहरों का उपयोग किया था। मोहरों के आगे और पीछे क्या बनाए जाते थे? चित्र। चित्रों में किसका उल्लेख था? देवताओं का। नंबर 2 पशुपति शिव, नंबर 3 मातृ देवी। और मातृ देवी से हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि मोहरों पर मिला है और मूर्तियाँ भी सर्वाधिक किसकी मिली थी? मातृ देवी, जिससे हम कह सकते हैं यहाँ पर समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के अंदर जो राजतंत्र आज भी है वहाँ पर राजा नहीं होकर के शासन किसका है? महारानी का। उसी प्रकार यहाँ पर भी मातृ देवी की मूर्तियों का मतलब है मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके आगे कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार और लोथल से फारस की मोहर मिली। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में व्यापार होता था। फिर मेसोपोटामिया की जो मोहर है उसमें हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया था? मेलुआ। और अब तक कितनी मोहरें मिली है? 2000। सबसे ज्यादा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मित्रों, ये थी सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब आप लोगों ने अनुमान लगा दिया होगा ये सभ्यता कितनी विकसित थी और कितनी महत्वपूर्ण थी। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले जिस समय दुनिया ने कुछ भी नहीं किया था, दुनिया के कई ऐसे देश थे जहाँ के निवासी जंगली जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनको घर कैसे बनाए जाते जानकारी नहीं थी, कपड़े के बारे में भी उनको जानकारी नहीं थी। उस समय भारतीय लोगों ने एक बहुत बड़ी सभ्यता को विकसित किया था जिसके अंदर
उत्कृष्ट भवन थे, उत्कृष्ट नालियों की व्यवस्था थी, सड़कें थी, दुर्ग बनाए जाते थे, यहाँ की शिल्प कला प्रसिद्ध थी, व्यापार के मामले में दुनिया से सबसे आगे थे। इन सब के बावजूद ऐसे कौन से कारण रहे होंगे ये सभ्यता थी एक दिन नष्ट हो गई थी, वर्तमान में हमारे सामने नहीं है। लेकिन आज भी हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व को प्रेरणा देने का कार्य करती है। इस सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे होंगे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण मित्रों, ऐसे कौन कौन से कारण बन गए थे कि दुनिया की प्रसिद्ध सभ्यता थी वो आज हमारे सामने नहीं है, या फिर 1750 के आसपास आते आते उसका पतन होना शुरू हो गया था। तो बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पे इतिहासकार एक मत नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से आइडिया लगाते हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गया था। क्या हो गया था? जलवायु में परिवर्तन। हो सकता है बारिश नहीं हो, या फिर तापमान बढ़ जाए, या रेगिस्तान बढ़ गया होगा, जिसके कारण यहाँ के निवासी ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा है नदियों में बाढ़ आना, नदियों में बाढ़ आना, ये भी हो सकता है कि बाढ़ आ जाए और यहाँ के निवासियों की मृत्यु हो जाए, या फिर नदियों द्वारा मार्ग बदलना, क्योंकि इनकी पूरी आजीविका अर्थव्यवस्था नदियों की इर्द गिर्द टिकी हुई थी। नदियों ने अगर मार्ग बदल दिया, इससे भी सभ्यता का पतन हो सकता है, या फिर भूकंप आ जाए। ये सारे के सारे अनुमान है, भूकंप भी कह सकते हो आप। इसके अलावा कोई महामारी रही होगी जिसके कारण भी सभ्यता का पतन हो गया था। जैसे वर्तमान में कौन सी चल रही है? कोरोना, लेकिन अंत में होगा, ध्यान रखना, सभ्यता का। लेकिन ये सभ्यता अनुमान लगाते इतिहासकार की महामारी से भी इसका पतन हो सकता है। एक आता है मलेरिया रोग, और ये सबसे महत्वपूर्ण। ये किसने कहा था? इतिहासकार KUR कैनेडी। इन्होंने कहा था कि इस सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ था? मलेरिया रोग के कारण। अच्छा, इन्होंने अनुमान कहाँ लगाया था? एक आपने पहले पढ़ा होगा, जो मोहनजोदड़ो था, वहां पर एक ही गली में सैकड़ों मानव कंकाल मिले थे। इन्होंने अनुमान लगाया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी तो दफनाने के लिए टाइम नहीं मिला, फिर लगातार मौतें हुई तो उनको एक ही जगह ले जा करके रख दिया होगा और उनके ऊपर फिर रेत डाल कर उनको दफना दिया होगा। इन्होंने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर मलेरिया रोग भी हुआ होगा। कुल मिला के बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई थी, हमारे सामने नहीं है। ये था आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से आप इसको पढ़ेंगे ढंग से। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर ज़रूर बताएंगे, और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।